आज हम पढ़ेंगे गाइटन का चैप्टर 77 थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन के बारे में। और इसके बारे में जो जितनी बेसिक डिटेल्स हैं वो इसके एंड में लिखी हुई हैं और स्टार्ट में इसके थोड़ा सा बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई गई हैं। तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और उससे एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो आगे से बात क्या हो रही है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे, इमीडिएटली बिल्कुल नीचे और हमारे ट्रकिया के आगे की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है, जिस तरह यहाँ पर पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे और ट्रकिया के आगे की तरफ जो है वो ईच साइड दोनों की तरफ जो है प्रेजेंट होता है। इसकी शेप थोड़ी बटरफ्लाई टाइप की होती है। इसका वजन 15 से 20 ग्राम होता है अडल्ट में। ये मेजरली दो हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनाइन, जिनको हम T3 T4 भी कहते हैं। और ये साथ में कैल्सिटोनिन भी सीक्रेट करता है, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में ये T3 T4 ही पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। अब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बढ़ाने का लिखा हुआ है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि बढ़ा सकते हैं तो क्या होगा और कम जब करते हैं तो क्या होता है। Complete lack of thyroid secretion usually cause the basal metabolic rate to fall 40 to 50% below normal। और अगर एक्सट्रीम एक्सेस हो जाए थायराइड सिक्रेशन की तो आपका बेजल मेटाबॉलिक रेट जो 60 से 100% से ऊपर भी, मतलब नॉर्मल से अबव भी जा सकता है। यानी 100 से 160 तक भी पहुंच सकता है, 140 तक भी पहुंच सकता है, और कम होने पे आए तो 40 से 50% कम भी हो सकता है। अब आपकी थायराइड सिक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके जो ग्लैंड्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वहाँ पर उसके ऊपर जो है आपका हाइपोथैलेमस है, वहाँ से जो है वो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इस वाले ये जो ग्लैंड्स हैं आपके, इसको जो है वो सीक्रेट करता है। TSH नाम इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो यानी उसने जो है वो थायराइड हार्मोन की जो सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करना है और जो है वो हार्मोन को सीक्रेट करवाना है। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे ये कैल्सिटोनिन को भी जो है वो सीक्रेट करता है और इसका फंक्शन भी है, ये हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को जो है वो इन्हांस करता है। इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में जो है वो उसको कंट्रोल करता है। इसकी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है 93% थायरोक्सिन, जबकि 7% ट्राईआयोडोथायरोनाइन को प्रोड्यूस कर जो है सीक्रेट कर रहा होता है। अब एक्टिव जो होता है वो 7% वाला यानी ट्राईआयोडोथायरोनाइन होता है, और इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो थायरोक्सिन होता है, और बाद में ये जाके थायरोक्सिन भी जो है वो ट्राईआयोडोथायरोनाइन में जो है कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये काम करता है। तो कन्वर्ट क्यों हो जाता है और वो सुस्त क्यों है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि एक तो थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ट्राईआयोडोनाइन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन पावर में जो है जो 7% जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका ट्राईआयोडोथायरोनाइन, ये जो है वो 4% ज़्यादा पोटेंट होता है थायरोक्सिन से, यानी फिर ये काम भी ज़्यादा करता है और उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम होती है। वो ये सब बातें क्या हैं ये आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ लेते हैं कि आपको जो थायराइड ग्लैंड है वो इस कंपोज ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल, जो 100 से 300 माइक्रोमीटर्स होते हैं डायमीटर में। इनके अंदर सीक्रेटरी सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कोलाइड एंड लाइन्स क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। अब ये जिसे जूम करके पढ़ते हैं, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से, ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर जो है वो इस किस्म की कैपिलरीज बनी हुई होती हैं, सेल्स बने होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स बने होते हैं। इनके बाहर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट कर देते हैं इसको, और फिर अंदर जो है वो इसकी थायरोक्सिन की T3 T4 की जो है वो क्या कहना चाहिए कि बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब स्टिमुलेट इसको कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इसके चलें इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ से। इसके जब इसको कर देते हैं तो क्या होता है, इसके बाहर की तरफ जो है वो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको स्टिमुलेट कर देते हैं जब भी हमें नीड होती है हार्मोन्स की, और फिर ये क्या करते हैं कुछ मैकेनिज़म्स को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये पहली चीज़ क्या करते हैं कि द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलाइड इज़ द लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन विच कंटेन्स थायराइड हार्मोन्स। इनके अंदर जो होता है वो लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं जिनके अंदर थायराइड हार्मोन्स होते हैं। जब ये सिक्रेशन, मतलब जब सिक्रेशन इन फॉलिकल्स के अंदर एंटर हो जाती है, यानी अगर मतलब इसके अंदर एंटर हो गई, इसके बाद ये यहाँ से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है और फिर पूरी बॉडी में फैल जाती है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट पर काम करते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो है वो उनमें से ही एक है जो हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है, यानी इसकी कमी आपके पूरी बॉडी पे असरअंदाज होगी और इसकी ज़्यादती भी आपकी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होगी। तो अब वो हार्मोन जो आपकी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होंगे वो किसी ऐसे मेथड के थ्रू जो है आपकी बॉडी में जाते हैं जो सब जगह मौजूद हो, जैसे कि ब्लड। तो जब ये बन जाते हैं तो फॉलिकल में से जब ये एक दफ़ा सीक्रेट हो जाते हैं
जैसे सिक्रेशन जो है फॉलिकल्स के अंदर एंटर हो जाती है, उसके बाद ये सारे के सारे जो है वो फॉलिकल एपिथेलियम के थ्रू ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। वहाँ जाके अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सिवाय विच पॉसिबल एक्सेप्टेंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलावा पूरी बॉडी में जाकर जो है अपना काम शुरू कर देते हैं। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो कंटेन सी सेल्स दैट सीक्रेट कैल्सिटोनिन। ये हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन में, ये हम चैप्टर 8 में आगे पढ़ेंगे। अब आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई थायरोग्लोबिन के अंदर जो है वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, और थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, T3 T4 फलाना। अभी बनते कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे जो जितने भी जो प्रोटीन्स होते हैं या हमारे पास जो हम प्रोटीन और एक चीज़ हम एक नाम और यूज़ करते हैं, चलें वो आगे याद आ जाएगा कि ये जो चीज़ें होती हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, ठीक है, हाँ, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स वगैरह सारे जो प्रोटीन हैं इनको जो है वो एक्टिव फॉर्म में जब ये नहीं होते तो इनको एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है जो इनको बाद में एक्टिव करता है और फिर जाके काम करते हैं। जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये बेकार हैं और हमारे किसी यूज़ के नहीं है, पर ये ख़राब भी नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि अगर ये यूज़ नहीं होते ये फिर बॉडी जो इनको सिक्रेट कर निकाल देगी, एक्सक्रीट कर देगी, नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये जो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन इतनी सारी पड़ी हुई है ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसकी प्रॉपर्ली मतलब फॉर्मेशन ना हो जाए। इसकी फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं आयोडीन। आयोडीन के बगैर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, नहीं बन सकती। तो हमें कितनी क्वांटिटी इसकी चाहिए होगी वो हम पढ़ेंगे। टू फॉर्म नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ थायरोक्सिन, नॉर्मल क्वांटिटी थायरोक्सिन की बनाने के लिए हमें 50 मिलीग्राम आयोडीन चाहिए होगा 1 साल के अंदर, और 1 मिलीग्राम 1 हफ्ते के अंदर जो है वो चाहिए होगा। और आयोडीन डेफिशिएंसी को बचाने के लिए, इसकी कमी के लिए हम जो है वो टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं और अपने खाने वगैरह में भी खा रहे होते हैं। तो हम ऐसे नहीं कि अपने टेस्ट की वजह से नमक खाते हैं। नेचर ने हमारी जो टंग के ऊपर जो टेस्ट के लिए जो बनाए हुए टेस्ट बर्ड्स, इसको नमक इसलिए भी पसंद है क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत से फंक्शंस के रेगुलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फैट ऑफ इंजेस्टेड आयोडाइड्स, इसका क्या सीन है कि हम जितनी भी आयोडीन नॉर्मली लेते हैं, ओरली खाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे मतलब बॉडी उसका बेसिक बहुत सारा पार्ट जो है वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से निकाल लेती है और बाकी बचा कुछ पार्ट जो है हमारे ब्लड में जाता है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि हमें कितनी कम क्वांटिटी चाहिए, 1 मिलीग्राम जो है वो 1 वीक में चाहिए, और हम अच्छा खासा नमक जो डाल के खा रहे होते हैं। तो वो इतना सारा नमक बॉडी अगर अपने पास रखेगी तो नुकसान होगा। तो बॉडी क्या करती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू आपके जितना भी आप एक्स्ट्रा जो सॉल्ट ले रहे होते हैं उसको निकाल देती है, और जितना बचा होता है यानी जितनी की ज़रूरत होती है उस सारे को लेके वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करवाती है ताकि आपका थायराइड ग्लैंड की जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर्ली हो सके। अब आयोडाइड पंप होता है, सिम्पोर्टर होते हैं। कहाँ होते हैं सिम्पोर्टर्स? ये इन हमें जो पढ़े थे कि बॉडी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके अंदर के इसके अंदर जो है वो बने हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, पंप के आपके आयोडाइड को जो है इनके अपनी वॉल के थ्रू जो वो अंदर जाने देते हैं, और भी वहाँ पर जाकर जो ब्लड के अंदर जाकर थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स और फॉलिकल्स में जो है वो मतलब is transport of iodide formed from the blood into the thyroid glandular cells and follicles. The basal membrane of thyroid cell has the specific ability to pump the iodide actively in the interior cell of interior of the cell. तो इनके अंदर जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, इस बेसल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी है कि आयोडाइड को जो एक्टिवली सेल के अंदर जाने देती है कि भाई चले जाओ, तुमने जो अपना काम करना है वो तुम करके आ जाओ, ठीक है। तो अभी इसका जो काम है कि भाई इसने बनवा दिया आपका अब ये जाके डायरेक्ट आयोडाइड जाके सीधा थायरोक्सिन ही बनवा देगा। इसका काम क्या है कि ये जाके आपका थायरोग्लोबुलिन के साथ जो है वो अटैच होगा, उसके साथ मिल के फिर जो है वो ये आपकी काम करता है और आपका जो T3 और T4 है उसको बनवाता है। अभी जो सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है आयोडाइड वगैरह की सेल के अंदर, तो वो उसके लिए कोई एनर्जी तो चाहिए होगी ना सेल को, तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे बात करा जाए एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयोडाइड अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? फ्रॉम सोडियम पोटेशियम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पंप से आती है। अभी ये पंप कौन सी बला, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विच पंप सोडियम आउट ऑफ सेल, जो सोडियम को सेल से बाहर निकालता है और फिर क्या करता है इंट्रासेलुलर सोडियम कंसनट्रेशन को जो है वो कम कर, मतलब भाई एक चीज़ आएगी अंदर और दूसरी चीज़ बाहर जाएगी, तभी तो जो है वो हम मतलब हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो चैनल्स बने हुए होते हैं, जो अगर आयोडाइड को अगर अंदर लेकर आ रहा है कंसनट्रेशन के
अपनी अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के कंसनट्रेशन के अगेंस्ट लेकर आ रहे थे, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोडियम फॉस्फेट एडिनो ट्राइफॉस्फेट पंप से मिलती है, वो पंप जो सोडियम को सेल से बाहर लेकर जाता है। बस ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है कि सेल के अंदर जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन को जो है वो कम कर देता है, ताकि सोडियम की डिफ्यूजन जो है सेल में बेहतर तरीके से हो सके। अब ये जो प्रोसीजर है जिससे जो है आयोडाइड ट्रैपिंग हो रही है, ट्रैपिंग यानी कि भाई सेल पकड़ के आयोडाइड को सेल के अंदर लेकर आ रहा है कि भाई जल्दी से आओ, हमें थायरोक्सिन बनाना है, हमें ज़रूरत है सॉल्ट की। ऐसे तो खुद तो नहीं आ रहा ना, वो उसको सेल के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उसको जैसे ही पता चला भी मुझे जो डेफिशिएंसी हो रही है, कमी है या नीड है, जो भी चीज़ है थायरोक्सिन की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है? आयोडाइड को पकड़ता है और सेल के पास लेके आता है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंसनट्रेटिंग द आयोडाइड इन द सेल इज कॉल्ड आयोडाइड ट्रैपिंग। ये छोटी सी डेफिनेशन है, कभी कभी आ जाती है BCUs में, तो ये याद रख लेना। प्रोसेस ऑफ कंसनट्रेटिंग आयोडाइड इन द सेल इज कॉल्ड, तो बहुत सारे ट्रैपिंग आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडीन ट्रैपिंग, इस तरीके से मिलते जुलते नाम लिखे होते हैं। तो आपने क्या पढ़ना है? आयोडाइड ट्रैपिंग, छोटी सी चीज़ है। अगर ये एक BCU भी आपका लग गया तो मैं समझूंगी मेरी मेहनत पूरी हो गई। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि द आयोडाइड पम्प कंसनट्रेट द आयोडाइड टू अबाउट 30 टाइम्स इट्स कंसनट्रेशन इन द ब्लड। चलो ये बात बार बार आगे रिपीट होती रहेगी। बेसिक हमें क्या चीज़ पढ़नी है कि द रेट ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग बाय द थायराइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयोडाइड ट्रैपिंग का जो रेट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है, यानी इस रेट को बढ़ाता है, जबकि फिजिक्टोमी जो है वो इसको कम करती है, इसकी एक्टिविटी को। तो TSH जो है वो स्टिमुलेट करता है और फिजिक्टोमी जो है वो इसको जो है वो कम करती है, इसकी आयोडाइड ट्रैपिंग के जो है रेट को। आयोडाइड ट्रैपिंग इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ थायराइड सेल अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन इनटू द फॉलिकल बाय द क्लोराइड आयोडाइड आयन काउंटर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल कॉल्ड पेंड्रिन। अब भाई एक तरीके से आपके सेल के अंदर जो है वो फॉर्मेशन हो गई, आयोडाइड आए अंदर सेल के अंदर, और थायराइड सेल मतलब आउट ऑफ थायराइड सेल। अब इसको बाहर भी तो जाना है ना, अंदर आ गया, इसने फॉर्मेशन करवा दी, इसको बाहर भी तो जाना है, तो बाहर कैसे जाएगा? तो इसके बाहर जाने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, क्लोराइड आयोडाइड आयन काउंटर ट्रांसपोर्टर जिसको हम कहते हैं, और वो इनटू फॉलिकल बाय उसको हम कहते हैं। तो उसका जो नाम है वो है पेंड्रिन, इसके थ्रू जो है ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा नाम है इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? यानी आयोडाइड इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ थायराइड सेल अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन इनटू फॉलिकल। वो जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं उसको हम कहते हैं पेंड्रीन। अब उसका इतना बड़ा नाम है क्लोराइड आयोडाइड आयन काउंटर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल, तो इसका शॉर्ट में नाम इन्होंने पेंड्रीन रखा हुआ है। ठीक है, ये जो थायराइड एपिथेलियल सेल हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं? ऑल्सो सीक्रेट फॉलिकल थायरोग्लोबुलिन दैट कंटेन टायरोसिन अमाइनो एसिड। फॉलिकल ये जो आपके थायराइड एपिथेलियल सेल्स हैं ये जो है वो फॉलिकल थायरोग्लोबुलिन भी जो है वो कंटेन कर जो है वो सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, जिसके साथ आगे जो है वो आयोडीन को बाइंड करना है और अपना जो है वो काम करना है। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम उसमें लिखा हुआ है कि आगे पढ़ते हैं। आगे तो क्या, ये तो थोड़ी सी दूरी लिखा हुआ है। थायराइड आर टिपिकल प्रोटीन सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल। थायराइड सेल जो है वो टिपिकल प्रोटीन सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। The endoplasmic reticulum and Golgi apparatus synthesize and secrete into follicles a large glycoprotein molecule called thyroglobulin। अब ये थायरोग्लोबुलिन का जो बार बार बात आ रही है ना, ये थायरोग्लोबुलिन जो है वो जब नीड होती है ना ब्लड में थायराइड हार्मोन की, तो वो डायरेक्ट जो है वो T3 T4 को जब आपके मतलब डायरेक्ट जो है थायरोग्लोबुलिन को आपके ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं करता आपका थायराइड ग्लैंड, वो जाके पहले T3 T4 सीक्रेट करता है। यानी थायरोग्लोबुलिन के अंदर T3 T4 होता है, तो आपके ब्लड के अंदर थायरोग्लोबुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा होता, T3 T4 सीक्रेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारा जो गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, ये लार्ज क्वांटिटी में ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं ये एक थायरोग्लोबुलिन है। हर एक थायरोग्लोबुलिन के अंदर 70% टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि ये मेजर सबस्ट्रेट हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जो अगर ये नहीं होंगे और आयोडीन के साथ कंबाइन नहीं होंगे तो हमारे पास थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। तो मेजर सबस्ट्रेट कौन सा होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ टायरोसिन अमाइनो एसिड। टायरोसिन अमाइनो एसिड आर द मेजर सबस्ट्रेट जो बाद में आयोडीन से कंबाइन होकर थायराइड हार्मोन बनाते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन फॉर्म विद इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, आपके थायराइड हार्मोन जो है वो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन के अंदर बन जाते हैं, दैट इज़ थायरोक्सिन एंड triiodothyronine hormone formed from the tyrosine amino acid remain part of thyroglobulin। अब सब छोड़ें, इस पिक्चर को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास तो ये टायरोसिन आ गया, ठीक है। टायरोसिन
अब टायरोसिन आने के बाद जब आपका एक टायरोसिन के मॉलिक्यूल के साथ आपके पास जब एक आयोडीन का जो मॉलिक्यूल बोल रही हूँ समझ लें आप, अटैच होगा तो बस क्या बनेगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, जब आपके पास 2 आयोडीन होंगे और आपके पास एक टायरोसिन होगा तो हम बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। जब आपके पास 3 आयोडीन होंगी और आपके पास जो है एक T3, हम जब आपके पास 3 आयोडीन होंगे और एक टायरोसिन होगा तो हम फिर उसको बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोनाइन। और इसी तरीके से ये कहानी जो है आगे चलती जाएगी। तो बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है कि आपके पास जो थायराइड हार्मोन है उसको बनाने के लिए आपके पास जो है वो मेजर सबस्ट्रेट होना चाहिए जो कि है टायरोसिन अमाइनो एसिड। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये और आयोडीन, तो आपका जो है थायराइड हार्मोन बन जाएगा। अब इसके अंदर जो इसका नाम है T3 T4 इस हिसाब से है कि इसके अंदर जितने जो क्या मॉलिक्यूल्स कह लें या जो भी आयोडीन के हैं तो उसका नंबर उतना ही ज़्यादा है। अगर ट्राई है तो उसमें 3 आयोडीन और एक जो है वो अमाइनो एसिड है, और अगर डाई है तो उसमें फिर 2 आयोडीन और जो है एक अमाइनो एसिड है, आयोडीन है या आयोडाइड है। ठीक है, अब ये बात थी जो इसको इतना बड़ा इन्होंने इसको घसीट लिया। तो अब इसकी जो बेसिक बात है कि ये रिलीज़ कैसे होते हैं और ये बनते कैसे। तो मोस्ट ऑफ द थायरोग्लोबुलिन इज़ नॉट रिलीज इनटू द सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर थायरोग्लोबुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता डायरेक्टली। इसके बजाय भी हमने बात की थी ना कि थायरोक्सिन और ट्राईआयोडो थायरोनाइन जो है वो खुद जो है वो सीक्रेट होते हैं। थायरोग्लोबुलिन एज सच खुद ब खुद जाके पूरा का पूरा सीक्रेट नहीं होता। इसके अंदर जो हार्मोन बने होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं, खुद थायरोग्लोबुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता। तो आपके एपिकल सरफेस पर जो है वो थायराइड सेल के जो है रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो जाके इसको स्टिमुलेट करते हैं। पहले से बने हुए जो आपके पास थायराइड हार्मोन है T3 T4 फिर वो जाकर स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो जाकर फिर आपके ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जो है वो सरफेस पर होता है, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जो है सरफेस के ऊपर होता है, लेकिन T3 T4 स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इनर सेल के अंदर होता है, यानी वो बाहर नहीं होता, वो अंदर की तरफ होता है। आगे क्या बात हो रही है, ठीक है। अबाउट 93% ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इज नॉर्मली थायरोक्सिन। अब आपकी जो बॉडी थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कर रही होती है उसमें से 93% थायरोक्सिन सीक्रेट हो रहा होता है, जबकि सिर्फ 7% जो है ट्राईआयोडोथायरोनाइन जो है सीक्रेट हो रहा होता है। अब जब ये जो है यूज़ नहीं हो रहे होते तब भी जो है वो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और उसमें से जो आपका क्या कहना चाहिए कि जो थायरोक्सिन है वो तो ऐसा कैसा पड़ा रहता है अपनी क्वांटिटी में, लेकिन जो आपका ट्राईआयोडोथायरोनाइन है वो जल्दी यूज़ हो जाता है। यानी वो जल्दी क्यों यूज़ हो जाता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले भी चैप्टर में कि प्रोटीन बाउंडेड, कुछ जो प्रोटीन बाउंडेड होते हैं कुछ प्रोटीन बाउंडेड नहीं होते। तो जो प्रोटीन बाउंडेड होते हैं उनकी लाइफ जो है लॉन्ग होती है, क्योंकि उनको जब उनके हिसाब का रिसेप्टर मिलेगा वो तभी यूज़ होंगे। और जो प्रोटीन बाउंडेड नहीं है, जो फ्रीली घूम रहे हैं सेल के अंदर, वो सेल को जैसी बॉडी को नीड होगी वो उनको उठा के ले जाएंगे, भाई ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे जो है इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये बात हो रही है कि भाई थायराइड हार्मोन्स में जो थायरोनाइन है वो तो थायरोक्सिन है वो तो ऐसे कैसे ही अगर यूज़ नहीं भी हो रहा तो वो काफ़ी सारी क्वांटिटी उसकी बच जाती है, पड़ी रहती है। लेकिन जो आपका जो दूसरा वाला है ही बेचारा 7%, वो जो है वो ज़्यादा जल्दी यूज़ हो जाता है। हमने इसके पीछे इसके बारे में बात पढ़ी कि 4 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनाइन आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। वही बात, अपॉन एंटरिंग द ब्लड मोर देन 99% ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोनाइन इमीडिएटली विद आपके ब्लड में जैसे ये एंटर होते हैं ना, तो ये जाके फ़ौरन से थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जाके जो है वो बाउंड हो जाते हैं। यानी ठीक है, ज़्यादातर जो आपके जितने भी थायरोक्सिन और आयोडोनाइन जो होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो जाके थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जाके जो है वो बाइंड हो जाते हैं, और थोड़ी क्वांटिटी इनकी जो है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन और एल्बुमिन से जाके बाइंड हो जाती है। अब इनके बाइंड होने का मकसद क्या है और इसकी हाफ लाइफ और फुल लाइफ से क्या मुराद है, इस पर हम पढ़ते हैं। हाई एफिनिटी की वजह से प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं थायराइड के, ये जो है वो बहुत स्लोली रिलीज़ होते हैं। अब ये स्लोली रिलीज़ का क्या मकसद है कि भाई एक के ऊपर जो है बॉन्ड बना हुआ है, बाइंडेड है, ठीक है। अब उनको जब तक उनके मर्ज़ी का रिसेप्टर नहीं मिलेगा जो उसके मुताबिक उसको स्टिमुलेट कर सके, तब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे। और वो जिनके ऊपर है ही नहीं, या फिर जिनकी जो प्रोटीन जो उनके ऊपर बाउंडेड है वो उसकी एफिनिटी लो है,
तो उनको जो है वो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है रिसेप्टर की, वो किसी के साथ भी जाके अटैच हो जाएंगे और यूज़ हो जाएंगे, तो वो जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगे। यानी एक चीज़ जो है वो बहुत मोटे चमड़े वाली चीज़ से जो है वो कवर्ड है और वो सेफ़ है, और दूसरी चीज़ के ऊपर कोई कवर ही नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है वो ज़्यादा जल्दी यूज़ होगी, या जिसके ऊपर कवर है वो। तो यही सीन है इसके साथ कि जो आपका थायरॉक्सिन है उसके ऊपर बहुत सारे कवर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं। और जो आपका ट्राईआयोडीन है उसके ऊपर भी होते हैं, पर उसकी जो एफिनिटी बहुत लो होती है, उससे जाके वो बहुत जल्दी से वो जो है वो यूज़ हो जाता है, टिश्यू सेल्स के अंदर जाता है, वो यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे इसके लाइफ स्पैन के बारे में बात हो रही है। तो लाइफ स्पैन के बारे में बात कुछ इस तरीके से कि अगर हम किसी को आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ थायरॉक्सिन, अगर हम किसी ह्यूमन को, पहले थायरॉक्सिन की बात हो रही है, फिर बाद में ट्राईआयोडोथायरोनाइन की बात होगी, अगर हम किसी ह्यूमन को थायरॉक्सिन लगा दें, ठीक है, तो उसके बाद हम जब उसको चेक करेंगे तो उसको उस थायरॉक्सिन का रिज़ल्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट जब एक दफ़ा उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो 10 से 12 दिन तक एक्टिविटी रहेगी, और उसकी जो एक्टिविटी है वो हो सकता है कि 2 मंथ 6 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक भी चले। जबकि आपका जो ट्राईआयोडोथायरोनाइन है उसकी जो एक्टिविटी है वो 4 से 5 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी और 2 से 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। अब इसकी एक्टिविटी देर से क्यों शुरू हुई कि हमने इसके बारे में बात पढ़ी है कि इसके अंदर भी कुछ स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाउंडेड होते हैं ये, और जाके जब तक इनको इसके स्पेशल रिसेप्टर नहीं मिलेंगे, काम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो जब तक इनके रिसेप्टर्स आएंगे, क्योंकि देखिए हार्मोन्स का काम है ना, तो वो बहुत स्लो होता है, तो वो जब तक वो रिसेप्टर्स आएंगे फिर ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। जब एक दफ़ा ये काम स्टार्ट कर देंगे, रिसेप्टर इनको मिल गए, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं ना 93%, तो फिर इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग है, यानी 2-2, 3-3 महीने तक भी इनके असरात रहते हैं। अब जो दूसरे वाले हमारे पास ट्राईआयोडोथायरोनाइन, ये इनको रिसेप्टर्स की ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो ये 4 से 5 घंटे में अपनी सेलुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी क्वांटिटी ही 7% होती है, इससे 2 से 3 दिन में जो है अपना काम ख़त्म कर आके और जो है ख़त्म हो जाते हैं, चले आते हैं या अपने रिजल्ट देते हैं। तो इनकी कोई ऐसा फिर मतलब काम हो ही गया तो ज़रूरत क्या है बाकी चीज़ों की, तो जल्दी से जो है इनका काम हो जाता है। तो अब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात हो रही है थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। जनरल इफेक्ट जो है वो थायराइड हार्मोन का क्या है कि वे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ा देते हैं और लार्ज नंबर ऑफ जीन्स जो है वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाती है। अब इनका जो इफेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी के सारे हर किस्म के सेल पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जीन्स पर भी होगा, जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन पर भी होगा, ट्रांसलेशन पर भी होगा, प्रोटीन्स पर भी होगा, एंजाइम्स पर भी होगा, स्ट्रक्चर प्रोटीन पर भी होगा, हमारी हाइट विद लेंथ हर चीज़ के ऊपर होगा। मोस्ट ऑफ द थायरोक्सिन सीक्रेटेड बाय थायराइड इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राईआयोडीन। अब वही बात के देखें, अब खुद तो ये 93% सीक्रेट हो रहा है बेचारा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड है ना। तो बाद में जो है वो हद से ज़्यादा जब क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी जब हो रही होती है और हमारे पास जो है वो नहीं होता पूरी क्वांटिटी में, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि थायरोक्सिन को ही बाद में ट्राईआयोडोथायरोनाइन में कन्वर्ट कर देती है और अपनी जो है वो काम निकलवा लेती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। थायराइड हार्मोन जो है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है आगे जाके सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू ये काम करता है, यानी इसको स्टिमुलेट करने के लिए सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है और उसके थ्रू जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो है वो जेनेमिक और नॉन जेनेमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सर अंजाम देता है। यानी बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता है जो विद इन मिनट्स हो जाती हैं, हम जो है वो उसका हिसाब भी नहीं लगा पाते और हो जाती हैं, और कुछ चीज़ों की सिंथेसिस करवा देता है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें इसको महीनों लग जाते हैं, और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, और इसमें जो है वो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जब अगर आप किसी को ये लगा है या किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, या थायराइड हार्मोन की चलें बेसिक फंक्शन की बात करें, जब आपका थायराइड हार्मोन जब थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्सेलरेट कर देता है। ये मैं बढ़ने की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जाके जब आप ग्रोथ फेज़ में होते हैं, जब हम प्यूबर्टी कहते हैं, जब आप ग्रोथ फेज़ में होते हैं तो आपका थायराइड हार्मोन जो है इसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उस एज में आप बड़े एक्टिव भी होते हैं, आप हर काम अच्छे से करना चाह रहे होते हैं, हर चीज़ किसी की हर बात सुनना चाह रहे होते हैं, भागना दौड़ना आपको पसंद होता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो जब आपका थायराइड हार्मोन, इसको हम फिजियोलॉजिकली पढ़ लेते हैं, ये आपके हर पूरी बॉडी के मैकेनिज्म पर असरअंदाज करता है, ठीक है। आपके ब्रेन पर भी, आपके देखने, आपकी बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर्स जो काम कर रहे हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, मोटर रिसेप्टर्स, ऊपर से नीचे तक बॉडी के हर एक ऑर्गन डेवलप करने के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी अगर हम इसकी इंक्रीज़ की बात करें, तो जब आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 जब बढ़ जाता है किसी इंसान या किसी जानवर
के अंदर, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनिमल की एग्जांपल दी गई है, अगर आप किसी को T3 T4 किसी जानवर को दें तो देखने में ये आता है कि उसके बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज है सेल के अंदर, उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, वो पावर हाउस होता है हमारे सेल के। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ बढ़ गया तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी एक्टिविटी ये कि वो हमारे पास जो है वो ATPase की फॉर्मेशन ज़्यादा करवाएगा। ATPase की फॉर्मेशन के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, सेलुलर एक्टिविटी बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो बाकी बॉडी के जितने भी फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, देखिए सेल की जो बेसिक एक्टिविटी है, जो सेल को एनर्जी के लिए जो एनर्जी जहाँ से मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देगा। अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देगा तो सेल बाकी बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर जो राइबोसोम बन रहे हैं, RNA बन रहे हैं, जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो हमारे क्या क्या जीन्स के अंदर जो काम हो रहा है, हमारे ग्रोथ ETC हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो हमारी बॉडी के इन शॉर्ट हर चीज़, सारी एक्टिविटी, हमारी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारे जो एंजाइम्स है उनकी सिक्रेशन बढ़ जाएगी, उनकी फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। थायराइड हार्मोन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन की भी इंक्रीज़, वही बात कि अगर आपका एक दफ़ा आपका थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो गया, आपने किसी को लगा दिया, किसी जानवर को भी, तो आपकी बॉडी की हर चीज़ को, ये आपकी बॉडी की रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है, उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आपकी जो सोडियम आयन कंसनट्रेशन बॉडी में बैलेंस है, इसके लिए आपकी चाहिए होती है एनर्जी की ज़रूरत। जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ बड़ा हो गया और आपको एनर्जी हद से ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली ये काम भी हद से ज़्यादा होगा। आपकी जो पंप है वो भी जो है वो ज़्यादा काम करेंगे और इनकी वजह से जो प्रोडक्शन होगी बाकी हार्मोन्स की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो आपको थायराइड हार्मोन है उसके जनरल और स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं। मतलब जनरल क्या, या तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट्स और कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट कुछ ऑर्गन्स के ऊपर भी हो जाते हैं। कुछ ऑर्गन्स के ऊपर जब इफेक्ट्स होते हैं तो वे किसी डिजीज़ में आ जाते हैं, यानी कि हार्मोन जो है वो एक जगह जाकर रुका और उसने वहाँ पे जाके ज़्यादा असर दे दिया और पूरी बाकी बॉडी पर नहीं रही। यानी ऐसा हो जाए कि आपकी पूरी बॉडी तो सही है, आपकी नाक हद से ज़्यादा बड़ी हो जाए, या आपकी कोई उंगली हद से ज़्यादा बड़ी हो जाए, या आपकी जितनी नॉर्मल क्वांटिटी में मतलब नंबर्स में उंगली होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंसान के अंदर थायराइड हार्मोन के जो है वो कुछ जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। बच्चों के अंदर इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म आया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म यानी हाइपो यानी कम, यानी थायराइड हार्मोन की कमी। अब थायराइड हार्मोन पूरी बॉडी पे इफेक्ट करे तो अगर इसकी जो कमी हो गई है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होगी, प्रोटीन्स की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई। हमने पढ़ा था कि ये कैल्सिटोनिन को भी सिक्रेट करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन की जो है वो रेगुलेशन में हमारी हेल्प कर रहा होता है। कैल्शियम की कमी होगी तो ऑब्वियसली बोन्स छोटे हो जाएंगे, प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चा कमज़ोर भी होगा। और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो आपकी ब्रेन पे भी अफेक्ट करेगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है क्योंकि उसका ब्रेन सही तरीके से उसकी ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेम यही बात, अगर बच्चे को हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो वो उम्र से पहले ही बड़ा नजर आएगा, उसकी बोन्स हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह हम आलम चन्ना वगैरह के बारे में पढ़ते रहते हैं कि भाई हद से ज़्यादा बड़ा लंबा इंसान, फिर उसका गोश्त भी हद से ज़्यादा, जिस तरह हम ग्रेट खली को देख सकते हैं कि उसको हाइपरथायराइडिज्म के साथ जो है वो नज़र आते हैं कि वो नॉर्मल तो नहीं लगते ना, उनकी आवाज़ से, उनके चेहरे से, उनके फेस के जो फीचर्स हैं वो बताते हैं कि उनकी हाइट भी हद से ज़्यादा बड़ी है और उनके पास जो मसल्स और गोश्त है वो भी नॉर्मल बंदे जैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक बंदा खूबसूरत, हसीन और कद भी बिल्कुल सही है और पूरी प्रोटीन बॉडी में बराबर है और ब्रेन और आइज़ के मूवमेंट से पता चल जाता है कि नॉर्मल है या क्या, तो ये हाइपरथायराइडिज्म के असर आते हैं। अब ये ऐसे नहीं होता कि चलें नेचर की तरफ से हो गया हाइपोथायराइडिज्म, बच्चा छोटा रह गया, कद छोटा रह गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म नेचर की तरफ से होगा तो मेंटली बंदा रिटार्डेड होगा, और अगर हाइपरथायराइडिज्म भी होगा तो आप देखेंगे कि इंसान हद से ज़्यादा जो है वो कद लंबा और हाइट वगैरह का इशू होगा। लेकिन अगर आप खुद से ये चीज़ें लेंगे ना, जिस तरह हमारे बॉक्सर्स और प्लेयर्स ले रहे होते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं ना हर गेम से पहले, तो उनके साथ वही होगा जो हमारे बहुत से प्लेयर्स के साथ होगा। या बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स देखेंगे तो उनका चेहरा, उनकी थोड़ी का बाहर निकल जाना, कान लंबे हो जाना, ये वो, तो वो ले रहे होते हैं, हार्मोन्स को लगवा रहे होते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा थोड़ी कद बड़े हो जाएं और वो थोड़े से तगड़े नज़र आएँ, इस चक्कर में लगवा रहे होते हैं। तो इसके छोटे से इफेक्ट्स हम आगे पिक्चर से भी हम इसको जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। अब कुछ इसके जो है फ़ायदे भी हैं ना। अब एक बंदे के अंदर हमने पहले से डायग्नोस कर लिया कि भाई बच्चे की एज इतनी है और इसको जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी वजह से बच्चा बढ़ नहीं रहा, तो हमने क्या किया कि उसके थायराइड हार्मोन जो है वो इसके इंजेक्शन लगा दिए, तो उसकी डेवलपमेंट सही हो गई, उसकी ब्रेन भी जो है वो फिर सही रहेगा और वो हम जो इस चीज़ को जो है वो प्री प्यूबर्टल लाइफ में जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पोस्ट प्यूबर्टल लाइफ में जो है वही चीज़ जो है कंट्रोल नहीं हो पाती। इस तरीके से अगर हम किसी को देख रहे हैं कि भाई इसकी एज तो इतनी कम है लेकिन ये इतना लंबा जा रहा है और उसकी जो है वो बॉडी इस तरीके की अजीब से हो रही है, तो फिर हम इसको हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं, इसका फ़ायदा भी है और इसके जो है वो बहुत सारे नुकसान भी हैं, और इसको हर तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बस ये है ना, पहले डायग्नोस हो जाए।
तो अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं थायराइड हार्मोन के, क्या इफेक्ट्स हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हर तरीके से इफेक्ट करेगा। अगर इसका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये थायराइड हार्मोन क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर देगा। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज अपटेक जो है रैपिड हो जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस बहुत जल्दी होगा, ग्लूकोजनेसिस बहुत जल्दी होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, जीआई ट्रैक्ट के अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। भाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो भूख भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि आपकी इंक्रीज़ करेंगी सेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटी को। इसका ऑपोजिट तब होगा जब आपके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, यानी जब आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होगी। जब ज़्यादती होगी तो सारे जो फंक्शन है वो बढ़ने लग जाएंगे। इस तरीके से स्टिमुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे एस्पेक्ट्स काम करने लग जाएंगे। आपको भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फैट्स था बॉडी उसको इस्तेमाल करने लग गई है, आप हद से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपकी बॉडी जो है फैट टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर फैट की जो सिक्रेशन जो स्टोरेज है वो कम हो गई है, यानी बॉडी के अंदर फैट जो है वो अब स्टोर होना बंद हो गया, वो सारा का सारा यूज़ हो रहा है। जितना भी जो फैट था वो बॉडी ने उसको क्या किया कि मोबिलाइजेशन करवा दी लिपिड्स की, और सारी बॉडी को फ्री फैटी एसिड्स के तौर पे आपके ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी कि जाओ इसको जाके यूज़ करो जाके सेल में, कोई ज़रूरत नहीं इसको स्टोर करने की, एक्टिविटी की बड़ी ज़रूरत है। इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर लिवर पे भी इफेक्ट है। वो लिवर पे कैसे इफेक्ट है, लिवर जो है वो बहुत से ऐसे जो है वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा होता है जो खुद वो यूज़ नहीं करता, लेकिन वो जाके आगे जो है वो आपके जीआई ट्रैक्ट में यूज़ हो रहे होते हैं, और आपके जो आप शुगर जो उसको ले रहे होते हैं इंसुलिन वगैरह, उसके जो है वो उसको यूज़ करने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज थायराइड हार्मोन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड इन द प्लाज्मा। अब अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो गया यानी बढ़ गया तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप अच्छे ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप भागने दौड़ने लगेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि प्लेयर्स और बॉक्सर्स वगैरह जो है इसको यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनकी एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो चाहते हैं बस हम एक्टिव हो जाएं, हमें नींद ना आए। तो वो लोग जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म होता है उनकी नींद उड़ जाती है, वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और रातों को वो जागना शुरू कर देते हैं, उनका ब्रेन जो है इधर उधर भाग रहा होता है। अब एक बंदा अच्छे ज़्यादा एक्टिव हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड भी कम हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स भी जो है प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं हो पाएंगे। बॉडी सारा का सारा फैट जो वो यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, सारी की सारी जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो बोलेगी भाई एनर्जी की ज़रूरत है, जाओ जाके सारा कुछ यूज़ करो, और बंदा जो खुद ब खुद नेचुरली कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्या बात हो रही है, इंक्रीज़ अब थायराइड हार्मोन जो है वो बढ़ गया है ना, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है। हाइपर के बारे में भी सोचते रहे हैं और हाइपो के बारे में भी सोचते रहे हैं कि अब अगर हाइपरथायरॉइडिज्म बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिविटी बढ़ गई है। अब एक्टिविटी बढ़ गई है, बंदे का कद जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, वो एक्टिविटी जल्दी जल्दी कर रहा है, भाग रहा दौड़ रहा है, तो उसको सारे फैट भी उसके यूज़ हो रहे हैं, उसको शुगर बॉडी में जितनी भी स्टोर थी वो सारी यूज़ हो गई, उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जल्दी जल्दी बन रहे हैं, सही है। तो अब उसको विटामिन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अब बॉडी जो है वो एंजाइम्स की बॉडी के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, जितनी भी एंजाइम्स होते हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी क्या करती है कि एंजाइम्स और कोएंजाइम्स जो है बनाना शुरू कर देती है, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और हमारे अंदर जो जितनी भी एंजाइम्स होते हैं फिर उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, और हम जो डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट करते हैं, भाई देखें क्या हो रहा है, हमारे बाल झड़ रहे हैं और जो है वो हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, फिर हमें डॉक्टर्स जो है एक्स्ट्रा जो है वो एंजाइम्स लिख कर देते हैं। वो ये सोचते नहीं कि यार हाइपरथायरॉइडिज्म का टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बंदे के अंदर बॉडी तो नॉर्मल एंजाइम बना रही है लेकिन हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से वो जो है वो एक्सेसिव यूज़ हो रहे हैं और जो है वो कमी हो रही है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर इसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म में विटामिन्स की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन्स एक तो देखें लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं ना, वो इससे हद से ज़्यादा नहीं बनते, तो वो सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं और फिर बाद में जो है कमी होना शुरू हो जाती है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइपरथायरॉइडिज्म में आप सुस्त हो जाते हैं, आपकी बॉडी को इतने विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके विटामिन जो है ऐसे कैसे बरकरार रहते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी डिफरेंट चीज़ थी, अगर याद रहे तो आपका BMR बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। भाई जब सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, एक्टिविटी बढ़ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो एक्टिविटी बढ़ गई है, RNA रेप्लिकेशन बढ़ गई, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ गई है, ट्रांसलेशन बढ़ गई है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गई है, आपके विटामिन सारे यूज़ होते जा रहे हैं, तो फिर जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये किस हद तक बढ़ सकता है, ये 60 से 100% तक और इससे भी अबव जो है वो जा सकता है, ये रेट बढ़ सकता है। और गिरेगा भी तो उसी हिसाब से गिरेगा, यानी 60 से 40% गिर भी सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फैट है, जितनी भी एनर्जी है वो सारी सारी यूज़ हो गई, तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो गिर जाता है हाइपरथायरॉइडिज्म में। और यही चीज़ जब आपको जब हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो आपकी बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप सुस्त हो जाते हैं, आपकी बॉडी में इसके फंक्शन जो अपोजिट होने लग जाते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म में आपका फैट जो है वो बॉडी में लिपिड्स बन के आपके ब्लड फ्लो में चला जाता है, बॉडी में सर्कुलेट करने लग जाता है और ख़त्म हो जाता है। जबकि हाइपोथायरॉइडिज्म में आपकी बॉडी जो है फैट को स्टोर करती है, आपको सुस्त बनाती है, आपको भूख भी लगती है, आप खाते हैं सोते हैं, खाते सोते हैं। जबकि हाइपरथायरॉइडिज्म में आपकी नींदें उड़ जाती हैं।
ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। कार्डियक आउटपुट, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो भाई साहब कार्डियक आउटपुट तो बढ़ेगा ही। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आप सांस ज़ोर ज़ोर से लेंगे। आप ऑब्वियसली जब आप भागने दौड़ने वाली एक्टिविटी करेंगे तो ऐसे तो सांस तो बंद नहीं करके नहीं करेंगे ना, तो सांस भी आप ज़्यादा लेंगे। आपका फिर बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन अपटेक हो गया ज़्यादा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा। आपका जो ब्लड फ्लो है, वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा आपका, और कार्डियक आउटपुट में भी चेंजेस आएंगे। आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी भाई? आपका दिल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आप प्रॉपर तरीके से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है, आप एक्टिव हैं, आपको वाइटामिन्स की पूरी बॉडी आपके वाइटामिन्स जब यूटिलाइज़ कर रही है, इतने यूटिलाइज़ करिए आपको कि आपको बाहर से लेने पड़े, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट की जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जबकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं, उनका ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उनके जो हार्ट की स्ट्रेंथ भी कम होती है और उनका हार्ट रेट भी जो है वो कम हो जाता है। रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब भूख जल्दी जल्दी लगती है। हम कहते हैं ना भाई इस बंदे का मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, लक्कड़ पत्थर भी खाता है तो हज़म हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के वालों के साथ भी यही सीन होता है, वो जो खाते हैं 15 मिनट में हज़म और वो फिर अपना काम वाम करके उसको निकाल के देते हैं। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले खाते हैं, उनका 8-10 घंटे में डाइजेस्ट होता है और फिर वो सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, और इस तरीके से उनकी जो है बॉडी चलती है। अब एक्साइटेटरी इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट डालता है। ये क्या करता है कि इंक्रीज़ द रैपिडिटी ऑफ सेलिब्रेशन, आपकी सेलिब्रेशन की रैपिडिटी को बढ़ा देता है। यानी वो लोग जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो एक्सट्रीमली नर्वस होते हैं, उनको जो है वो एंजाइटी होती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने किया नहीं था, ये कब हुआ, मैंने ये करना है, मुझे जाना है, बस ये अभी करना है मैंने, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। मसल ट्रेमर की बात, जब सारा कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है जब फास्ट तो मसल ट्रेमर भी होगा, मसल टोन भी जो है उधर। ट्रेमर इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल सिनेप्स इन द एरियाज ऑफ spinal cord that control muscle tone. The tremor is an important mean of accessing the degree of thyroid hormone effect on central nervous system. Effects on sleep, जो हद से ज़्यादा जिनको थायराइड हार्मोन मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म जिनको हो जाता है उनकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। ब्रेन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ उनको एंजाइटी रहती है, यानी वो कोई चीज़ भूलते ही नहीं है, उनको कुछ ना कुछ करना होता है। तो मतलब पूरी बॉडी अगर एक्टिव है, अगर वो बैठे हुए हैं नॉर्मली तो उनकी उंगलियां भी जो है इधर उधर हिल रही होंगी ना, वो सीधे नहीं बैठ सकते, वो टांगे हिला रहे होंगे, गर्दन हिला रहे होंगे, आंखें घुमा रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, तो वो सोएंगे कैसे सुकून से। वो कहते हैं ना जब आप एक्सरसाइज करके आए रात को, तो आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि सुकून की नींद सोएं तो दिन में एक्सरसाइज कर लें, रात को ना करें, आपकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है बॉडी सीक्रेट करना शुरू कर देती है कि भाई ये बंदा इतनी मेहनत करके आया है, एनर्जी की ज़रूरत थी, अब जो है वो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करो। और अब थायराइड हार्मोन अगर सीक्रेट होना शुरू हो जाता है तो आपका जो दिमाग है वो दुनिया जहान की चीज़ों की तरफ चला जाता है, इन्हें सोने से पहले आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लग जाते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है। तो अगर अब किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ हुआ ही है और वो फिर रात को लेटा हुआ है तो वो उसको नींद तो नहीं आएगी, वो दुनिया जहान के ख्यालात में गुम हो जाता है और फिर जो उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ऑफन हैविंग फीलिंग ऑफ कांस्टेंट टायर्डनेस जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटेबल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन द सिनेप्स इज डिफिकल्ट टू स्लीप। अब बेचारे सबसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, इधर उधर भाग रहे होते हैं दुनिया जहान की एक्टिविटी की वो, और उनकी नींद भी नहीं आ रही होती। सिर्फ एक ये नुकसान है हाइपरथायरॉयडिज्म का कि नींद नहीं आती। अगर ये नुकसान इसमें ना होता यानी नींद भी प्रॉपर्ली आ रही होती हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। और इंसान मतलब कितनी अच्छी चीज़ है ना, इंसान का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी भी बड़ी अच्छी है, हार्ट रेट भी बहुत अच्छा है, हार्ट भी उसका बड़ा पावरफुल है, वो खाता पीता भी सही है, वो भागता भी है, वो मोटा भी नहीं होता, ठीक है। अब उसको नींद भी अच्छे तरीके से आ रही, तो एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। लेकिन अब नुकसान नहीं होता तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते ही क्यों? तो यानी अब इसमें एक जो नुकसान वाली बात है वो सिर्फ ये है कि आपको नींद नहीं आती, और नींद ना आना आपको मेंटल पेशेंट कर देता है। और आपका जो बेसिक चीज़ है जहाँ से आपके सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो आपका ब्रेन का ही तो पार्ट है ना, हाइपोथैलेमस। जब आपका ब्रेन ही जो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो बाकी आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनकी जो सिक्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इनिशियली फिर आप जो है बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके इफेक्ट वही मैंने बात की कि आपके बाकी सारे हार्मोन की सिक्रेशन तो आपके ब्रेन से हो रही है ना, तो अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो फिर आपके बाकी हार्मोन्स के सिक्रेशन के अंदर भी प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाएगी और आप जो है बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आपके फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन थायराइड सिक्रेशन नीड्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए आपकी थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन जो वो नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो लिबिडो हो जाएगा, और अगर बढ़ जाएगी तो फिर जो है इसको ग्रेट एक्सेस ऑफ द हार्मोन हाउएवर समटाइम कॉजेज इम्पोर्टेंसी हो जाएगी।
तो वही मैंने बात की कि जो लोग ये हार्मोन ऊपर से ले लेते हैं ना, थायराइड हार्मोन इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, तो हम देखते हैं ना बहुत से बॉक्सर्स के बारे में सुनते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है या समथिंग। तो वो इस वजह से होता है कि वो हद से ज़्यादा जो है इंजेक्शन जो है लगवा लेते हैं इस हार्मोन के एक्टिव रहने के चक्कर में, और बाद में जो है उनको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फीमेल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का उनको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल नहीं रही तो फिर जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है और साइकिल जो है ख़राब हो जाता है। और फिर हार्मोन के रेगुलेशन की वजह से वो भी जो है वो क्या कहना चाहिए कि मतलब समझ सकते हैं आप, उनको भी फिर इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो लाक हो जाती हैं। बट दोनों जो है वो ट्रीटेबल हैं, यानी इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हाइपरथायराइडिज्म हो जाए अगर फीमेल्स के अंदर इन वीमेन एज इन मैन इज़ लाइकली रिजल्ट ग्रेटली डिक्रीज लिबिडो टू मेक द पिक्चर स्टिल मोर कंफ्यूजिंग अ वुमन विद हाइपरथायराइडिज्म और ये नीचे इसकी पिक्चर के बारे में बात हो रही है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। इन पिक्चर्स के बारे में भी जो है वो बात हो रही है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यानी डिज़ायर कम हो जाएगी, मतलब आप इतने एक्टिव हो जाएंगे आपके पास इन सब चीज़ों की जो वो डिज़ायर ही कम हो जाएगी। डिज़ायर एक तरफ डिज़ायर कम हो जाएगी, दूसरा ये फंक्शनल डिसेबिलिटी भी आ जाएगी और फिर डिज़ायर भी कम हो जाएगा। मेल और फीमेल और ये दोनों में ये चीज़ होती है। तो ठीक है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन कैसे होती है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो TSH ऑल्सो नोन एज थायरोप्रोटीन इज एन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। TSH को हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका वजन जो है वो इट इज़ अबाउट 28,000। ये हार्मोन जो है वो हमने पिछले चैप्टर 75 में डिस्कस किया है। अभी ये क्या करता है, TSH क्या करवाता है, ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम से पता चल रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये भाई सब क्या करते हैं कि ये सिक्रेशन करवा देते हैं थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोनाइन T3 T4 की जो सिक्रेशन में हेल्प करवाते हैं। कैसे ये स्टिमुलेट करते हैं आपके जो है वो थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जब एक दफ़ा स्टिमुलेट हो जाता है तो इसका काम क्या है कि ये जो T3 T4 को जो है वो सिक्रेट करवाए, इतनी सी बात है ना। इंक्रीज्ड proteolysis of thyroglobulin has been already been stored in the follicles releasing the thyroid hormone। ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड पंप, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मतलब पहले से सेल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं T3 T4, लेकिन जब हमें मतलब ऐसा नहीं तो नहीं है कि मैं अभी मुझे ज़रूरत है तो अभी जो बनाना शुरू करेगा तो एक हफ्ते बाद मेरी नीड पूरी होगी फिर मैं जो है वो थायराइड हार्मोन यूज़ करूँगी। तो बॉडी के अंदर पहले से बने हुए पड़े हुए होते हैं, और जब तक वो यूज़ हों और नए की ज़रूरत पड़े तब तक जो है वो बाकियों को बनाने का काम जो वो शुरू हो जाता है। यानी पहले वाले पड़े हुए उस वक्त दे दिए जाते हैं, और जब तक वो ख़त्म हो या यूटिलाइज़ हो उससे पहले मज़ीद बन जाए उसका काम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हमारे थायरोग्लोबुलिन जो सेल के अंदर स्टोर होते हैं फॉलिकल्स के अंदर, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ जो हमारे पास आयोडाइड पंप है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो आयोडाइड हमने पढ़ा था कि आयोडाइड ट्रैपिंग का काम शुरू हो जाता है, ताकि जो सबस्ट्रेट के साथ मिलके जो है हमारे पास जो है एक्टिविटी T3 T4 आ जाए और हमारी जो सेल के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। तो अब क्या होता है, ऐसा क्या होता है जब आपका TSH जो है वो एंटीरियर मतलब आपका TSH जो है वो रिलीज़ होता है तो वो क्या करवाता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये इंक्रीज़ करवाता है आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन टू फॉर्म थायराइड हार्मोन। ये इंक्रीज़ करवाता है साइज and increase secretory activity of thyroid cell, increase the number of thyroid cell plus change of cuboidal to columnar cells and much enfolding to thyroid epithelium। भाई साइज़ तो चेंज होगा ना, एक तरफ थोड़ी सी जो है वो सेल्स स्टोर था पहले से थोड़ा सा, अब जब वो मज़ीद बनेगा और मज़ीद बन के मज़ीद स्टोर होगा तो उसके साइज़ में तो चेंजेस आएंगे, साइज़ में भी चेंजेस आएंगे, आयोडिनेशन होगी और जो टायरोसिन अमाइनो एसिड जो है वो उनकी सिक्रेशन होगी, वो मिलके जो है हमारे पास T3 T4 जो है वो देंगे। और बस ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सच को इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं है, वही चीज़ जो हमने चैप्टर 75 में पढ़ी है बार बार रिपीट हो रही है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। यानी हमारे पास थायरोक्सिन और T3 T4 को रिलीज़ करने के लिए जो है वो TSH काम कर रहा था, और उस बेचारे को रिलीज़ करने के लिए भी जो है वो थायरोप्रोटीन हार्मोन जो है वो काम कर रहे होते हैं। और ये कहाँ से काम कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस जाता है, थायरोप्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कराता है, फिर वो भाई सब जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में और TSH की सिक्रेशन करवाते हैं, और फिर वो जाके हमारे थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन करवाते हैं, और फिर थायराइड हार्मोन जाके हमारे थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनाइन को सिक्रेट करवाता है। और ये इतने सारे काम के बाद हमारे पास जो है वो फिर भी नुकसान ही होता है ना, या तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसके भी कुछ रीज़न्स हैं।
इसके क्या रीजंस है? इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड अदर न्यूरोजेनिक स्टिमुलाई टू TRH एंड TSH। अब नॉर्मल सिक्रेशन तो हो रही है ना, लेकिन अगर हद से ज़्यादा सिक्रेशन हो रही है तो उसके कुछ रीजंस होंगे। तो उसके रीजंस कुछ ये लिखे हुए हैं कि किसी एनिमल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई किसी जानवर को उन्होंने कोल्ड में हद से ठंड में जो रख दिया, एक्सपोजर करा दिया, तो आपके TSH की सिक्रेशन बढ़ गई, एक्साइटेशन हो गई आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सका और बॉडी ने जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के चक्कर में TSH की सिक्रेशन करवा दी। और इस तरीके से वेरियस रीज़न रखे हुए हैं। इमोशनल रिएक्शंस की वजह से भी जो है वो TRH का और TSH का जो आउटपुट है वो बढ़ सकता है। एक्साइटमेंट, एंजाइटी, ETC की वजह से भी बढ़ सकता है। यानी हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है और हमारे पास हमारे इमोशन का इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास TRH और TSH की जो है वो सिक्रेशन स्टिमुलेशन हो जाती है और फिर हमारे पास जो है वो हार्मोन्स की सिक्रेशन हो जाती है और वो हार्मोन्स जाके पूरी बॉडी में जो है वो रेगुलेट करते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर या फिर पूरी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। फीडबैक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन टू डिक्रीज इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ TSH। ठीक है, अब अगर आपकी बॉडी में हर बात जो वो स्टिमुलेट ही होती रहेगी तो फिर आप तो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब हार्मोन सिक्रेट ही होता रहेगा, कभी तो उसको बंद होना है ना, तो उसको कोई ऐसा फीडबैक तो मिलता होगा जिसके बाद जो है वो उसकी सिक्रेशन रुके। तो इसके बारे में बात हो रही है कि इंक्रीज थायराइड हार्मोन इन द बॉडी फ्लू डिक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ TSH। जितना थायराइड हार्मोन बॉडी को चाहिए था उतना क्वांटिटी, ऑप्टिमल क्वांटिटी बॉडी को मिल गई है ना, तो बॉडी जाके बताई थी ब्रेन को, हाँ भाई इतनी कंसंट्रेशन हो गई, अब जाके जो है ना इसकी बंद कर दो। तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है तो आपकी बॉडी जो है वो TSH की सिक्रेशन को कम करवा देती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। और जब स्टिमुलेशन बंद हो जाती है तो ऑब्वियसली अब फिर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो मेनटेन हो जाती है। Almost all this feedback the present effect occurs even when anterior pituitary has been separated from the hypothalamus। तो ये इस बात पे कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई ये काम कहाँ से कर रहा होता है हाइपोथैलेमस से ना। तो अगर किसी रीज़न की वजह से आपने एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को जो है वो बॉडी से कट भी करवा दिया है तो कुछ दिनों के बाद तक भी जो है वो अपना काम जारी रखता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो ख़त्म करता है। मतलब डायरेक्टली जो है वो इनहिबिट नहीं कर देता अपनी एक्टिविटी को। इसकी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की यहाँ पे सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म दिया हुआ है, हाई रेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, इंटॉलरेंस ऑफ हीट। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा, उनको मतलब गर्म चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी लॉस होना शुरू हो जाता है और डायरिया भी हो जाता है, मसल वीक। बस हद से ज़्यादा जब कोई एक्टिविटी करेगा तो मसल वीक ही होंगे ना, और उनको नींद भी जो है वो मतलब जो आना बंद हो जाती है, बहुत कम नींद आती है। तो ये देखें आँखें, ये था जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है वो बंदा कुछ इस तरीके का हो जाता है, सूजी मोटी आँखें, आँखों के नीचे आई बैग्स, पतला दुबला कमज़ोर सा एक्टिव सा, और आँखें इस तरीके से बाहर निकली हुई होती हैं, 24 घंटे चौकन्नी से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की भी दी हुई है, पिक्चर दी हुई होगी ना ऑब्वियसली। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए था यहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ ड्यू टू थायरोइडिटिस एंडेमिक कोलाइड ग्लिटर इडियोपैथिक कोलाइड ग्लिटर। अभी कभी क्या हो जाता है कि आपके थायराइड हार्मोन का जो साइज़ है ना, अगर वो बढ़ जाता है हद से ज़्यादा तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इस तरीके से अगर साइज़ किसी वजह से कम हो जाए या वो किसी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाए या किसी रीज़न की वजह से हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़े तो भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एक्सट्रीम सोमनलेस हो जाती है, इंसान 12 से 14 घंटे सोता है, मस्कुलर स्लगिशनेस हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, मेंटल स्लगिशनेस हो जाती है और नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने में भी इंसान बहुत स्लो महसूस करता है और आवाज़ भी थोड़ी सी भारी सी हस्की हो जाती है और मतलब देख के उस बंदे को देख के ना आपको सुस्ती आने लग जाती है, उसको हम कहते हैं मैक्सिडेमा। ठीक है, तो ये देखें सामने सूजा हुआ मुँह, लाइक अदनान साहब ना सूजा हुआ मुँह। अब उसमें बंदे की आंखें बाहर निकली हुई थी ना उस औरत की, क्यों, हाइपरथायरॉयडिज्म था। अब हाइपोथायरॉयडिज्म वाले चेहरा भी सूजा हुआ होता है, डबल चिन अलग हुई भी होती है, ऐसा लग रहा होता है बंदा भी दोबारा से सोएगा, आंखें अंदर को, फूला हुआ चेहरा, लटकी हुई खाल, सुस्त, भूख लगना, अजीब सी स्मेल आना, ये जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ नुकसानात और एक पिक्चर थी। और आपको इतना ही पढ़ना था और इससे ज़्यादा एग्जाम्स में आता भी नहीं, मतलब जितनी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही थी वो हमने कवर नहीं की,
और जो पिक्चर थी उसको हमने डिस्कस कर लिया ताकि आपको पता हो कि जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है यानी थायराइड हार्मोन कम होता है वो मोटा हो जाता है इन शॉर्ट, और जिसको बढ़ जाता है वो पतला हो जाता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन सीन ये है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म में बंदे को नींद आती होती यानी नींद वाला मसला नहीं होता तो वो चीज़ जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ ले जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें नींद उड़ जाती है जिसकी वजह से आपका मेंटल जो बैलेंस है वो ख़राब होने के खदशात होते हैं, इस वजह से हाइपरथायराइडिज्म को भी सही नहीं समझा जाता और हाइपोथायराइडिज्म में आप मोटे हो जाते हैं और आप सुस्त हो जाते हैं, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म को भी सही नहीं समझा जाता। और ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।